30 अप्रैल 1945। यह तारीख इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हो गई। बर्लिन खंडहर में तब्दील हो चुका था। एक समय की भव्य इमारतें अब मलबे के ढेर में बदल गई थीं। एक समय की शक्तिशाली जर्मन सेना अब विनाश के कगार पर थी। उनके हथियार और उपकरण बिखरे पड़े थे, जैसे कि वे अपनी ही हार की गवाही दे रहे हों। सोवियत सेनाएं आगे बढ़ रही थीं। उनकी तोपों की गूंज तबाह शहर में गूंज रही थी। हर धमाका बर्लिन के पतन की कहानी कह रहा था। रीच चांसलरी के नीचे फ्यूहर बंकर की एकांतता में एडोल्फ हिटलर अपने आखिरी पलों का सामना कर रहा था। यह बंकर अब उसकी आखिरी शरणस्थली बन चुका था। हवा में तनाव, भय और यह एहसास भरा हुआ था कि अंत निकट है। हर चेहरा चिंता और अनिश्चितता से भरा हुआ था। एक समय ताकत का प्रतीक दीवारें अब एक मकबरे की सीमाएं लग रही थीं। यह बंकर अब एक कैदखाना बन गया था। बंकर हिटलर और उसके करीबी लोगों के लिए अंतिम शरणस्थली ढहते हुए तीसरे रैह का एक सूक्ष्म जगत बन गया था। यहां हर कोई अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था। बासी हवा और टिमटिमाती रोशनी के बीच ऐसे फैसले लिए गए जो लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करेंगे। हर निर्णय का वजन महसूस किया जा सकता था। जैसे जैसे बाहरी दुनिया अराजकता में उतरती गई, हिटलर भ्रम और निराशा में और डूबता गया। उसकी मानसिक स्थिति भी बर्लिन की तरह ही बिखर रही थी। अपनी आसन्न हार का भार, उसके 1000 साल के रहे का टूटना, उस पर कुचल देने वाली निश्चितता के साथ छा गया। यह अंत का आगाज था, एक युग का समापन। हिटलर का शारीरिक और मानसिक पतन साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर तनाव की लकीरें स्पष्ट थीं। वर्षों का तनाव, पैरानोया और संभवतः नशीली दवाओं के सेवन ने उन पर भारी असर डाला था। उसके करीबी सहयोगी भी उसकी बिगड़ती हालत को लेकर चिंतित थे। उसके हाथ कांपते थे, उसकी आवाज कर्कश थी और उसका एक समय का तेज दिमाग भ्रम से घिरा हुआ था। वह अक्सर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असमर्थ रहता था। वह इस विश्वास से चिपका हुआ था कि जर्मनी अभी भी जीत हासिल कर सकता है, जबकि उसके सेनापति उसे उनकी स्थिति की भयानक वास्तविकता से अवगत करा रहे थे। उसकी जिद और वास्तविकता के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा था। अपनी आसन्न हार का भार उस पर हावी हो रहा था, जो गुस्से और घोर निराशा के क्षणों में प्रकट हो रहा था। उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी। उसने अपने वफादार अनुयायियों पर अपनी असफलताओं के लिए, जो पूरी तरह से उसकी अपनी थीं, के लिए उन पर दोष आरोपण करते हुए कोसा। उसकी निराशा और क्रोध का कोई अंत नहीं था। एक शानदार 1000 साल के रईख के उसके सपने उसके इर्द गिर्द चूर चूर हो रहे थे, और जिस आदमी ने कभी दुनिया को आतंक में जकड़ रखा था, वह अब अपनी ही बनाई जेल का कैदी था। उसकी हार और पतन की कहानी इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। अपनी विकृत मानसिकता के एक भयानक प्रदर्शन में हिटलर ने अपने प्रिय जर्मन शेफर्ड ब्लॉन्डी को मार डालने का आदेश दिया। यह निर्णय न केवल उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, बल्कि उसके अंदर की गहरी असुरक्षा और भय को भी उजागर करता है। वह सोवियत संघ के हाथों में अपने वफादार साथी के गिरने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसे डर था कि वे उसके साथ क्रूरता करेंगे या उसका इस्तेमाल प्रचार के लिए करेंगे। हिटलर के लिए ब्लॉन्डी का जीवित रहना एक संभावित खतरा था, जो उसके दुश्मनों के हाथों में एक हथियार बन सकता था। यह कृत्य एक जानवर के बिना शर्त प्यार के साथ विश्वासघात, उसके पैरानोया और निराशा की गहराई को रेखांकित करता है। हिटलर की मानसिक स्थिति उस समय इतनी विकृत हो चुकी थी कि वह अपने सबसे वफादार साथी को भी नहीं बख्श सका। ब्लॉन्डी पूरे युद्ध के दौरान उसके साथ एक निरंतर उपस्थिति, हिटलर की बढ़ती अराजक दुनिया में आराम और सामान्य स्थिति के स्रोत का प्रतिनिधित्व करती थी। ब्लॉन्डी के साथ बिताए गए पल हिटलर के लिए एकमात्र ऐसे क्षण थे जब वह अपने चारों ओर की तबाही से कुछ हद तक दूर हो सकता था। उसकी मृत्यु एक प्रतीकात्मक कार्य था, उस दुनिया के साथ संबंधों का अंतिम विच्छेद जिसे वह एक बार जानता था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हिटलर की पूरी तरह से टूट चुकी मानसिकता और उसकी दुनिया के पतन को दर्शाया। यह क्रूर वास्तविकता की एक कठोर याद दिलाता था कि अपने अंतिम समय में भी हिटलर क्रूरता करने और सहानुभूति से रहित रहने में सक्षम था। यह घटना हिटलर के चरित्र की गहराइयों को उजागर करती है, जो अंत तक अपने विकृत विचारों और क्रूरता में डूबा रहा। 29 अप्रैल को एक भयानक समारोह में हिटलर ने अपनी लंबे समय से प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी की। ये हताशा और निराशा से उपजा विवाह था, विनाश के सामने अवज्ञा का अंतिम कार्य। ब्राउन, जो अपने उत्थान और पतन के दौरान हिटलर के साथ खड़ी रहीं,
ने उनके बिना दुनिया का सामना करने के बजाय उनके साथ मरना चुना। समारोह एक संक्षिप्त और गंभीर मामला हिटलर के दो सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट जोसेफ गोएबल्स और मार्टिन बोरमैन ने देखा। यह उस भव्यता और तमाशे के बिल्कुल विपरीत था जिसने कभी नाजी शासन को परिभाषित किया था। विवाह उनके मूढ़ बंधन का प्रमाण, निश्चित मृत्यु के सामने वफादारी का अंतिम कार्य था। भाग 5, आत्महत्या का समझौता, चुनौती का आखिरी कदम। 30 अप्रैल 1945 को जैसे ही सोवियत सेना ने बंकर को घेर लिया, हिटलर ने अपनी जान लेने का अंतिम फैसला किया। उसने हमेशा यह कहा था कि वह जिंदा पकड़े जाने के बजाय मर जाएगा और वह अपने दुश्मनों को अपनी हार की संतुष्टि से वंचित करने के लिए दृढ़ था। ब्राउन प्यार और वफादारी से बंधे ने अवज्ञा के इस अंतिम कार्य में उसका साथ देने का फैसला किया। हिटलर ने एक साइनाइड कैप्सूल निगला और फिर खुद को सिर में गोली मार ली, जिससे उसकी मौत सुनिश्चित हो गई। ब्राउन ने भी साइनाइड कैप्सूल चबाकर अपनी जान दे दी। उनके शरीरों को पेट्रोल डालकर जला दिया गया और रीच चांसलरी गार्डन में जला दिया गया, जो दुनिया को उनके अवशेषों के तमाशे से वंचित करने का अंतिम प्रयास था। भाग 6, परिणाम, हिटलर की मृत्यु और युद्ध की समाप्ति। हिटलर की मौत की खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। कई लोगों के लिए इसने एक दशक से भी अधिक समय से दुनिया को जकड़े हुए एक बुरे सपने के अंत का संकेत दिया। नाजी शासन, जो पहले से ही पतन के कगार पर था, उसके बाद के दिनों में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 7 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त मित्र देशों की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का जश्न मनाया, लेकिन जीत बिटर स्वीट थी। संघर्ष में लाखों लोग मारे गए। नाजी क्रूरता, युद्ध और अकाल के शिकार, संघर्ष के निशान शारीरिक और भावनात्मक दोनों आने वाली पीढ़ियों तक बने रहेंगे। भाग 7, नफरत की विरासत, हिटलर के शासन का स्थायी प्रभाव। हिटलर की मृत्यु ने उसके आतंक के शासन का अंत कर दिया, लेकिन उसकी नफरत की विरासत ने दुनिया पर एक लंबी छाया डाली रही। प्रलय, 60 लाख यहूदियों का व्यवस्थित नरसंहार नाजी शासन द्वारा किए गए अत्याचारों के एक भयानक प्रमाण के रूप में खड़ा था। दुनिया ने हिटलर के नाम पर किए गए अपराधों की विशालता से जूझ रहे थे। दुनिया ने प्रलय की सीख को कभी नहीं भूलने, यहूदी विरोधी, नस्लवाद और असहिष्णुता के सभी रूपों से लड़ने की कसम खाई। युद्ध के बाद आयोजित नूर्नबर्ग ट्रायल ने नाजी युद्ध अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया, मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और जवाबदेही के लिए एक मिसाल कायम की। भाग 8, दुनिया याद करती है, स्मारक और इतिहास का महत्व। बाद के दशकों में नाजी अत्याचारों के पीड़ितों को मनाने के लिए दुनिया भर में स्मारक और संग्रहालय बनाए गए। ये गंभीर स्थान शांति की नाजुकता और घृणा और असहिष्णुता के खिलाफ सतर्कता के महत्व की याद दिलाते हैं। वे मानव भावना के लचीलेपन और भविष्य की रक्षा के लिए अतीत को याद रखने के महत्व के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ये स्मारक अनियंत्रित घृणा के परिणामों और मानवाधिकारों को बनाए रखने के महत्व की शक्तिशाली याद दिलाते हैं। वे पीड़ितों के प्रति एक गंभीर श्रद्धांजलि के रूप में खड़े हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कहानियों को कभी भुलाया न जाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उदासीनता और निष्क्रियता के खतरों के बारे में एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करें। भाग 9, सीखे गए सबक, राष्ट्रवाद और असहिष्णुता के खतरे। एडोल्फ हिटलर का उत्थान और पतन और द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता चरम राष्ट्रवाद, प्रचार और दूसरों के अमानवीकरण के खतरों के बारे में गहरा सबक देती है। दुनिया ने सहिष्णुता, समझ और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के महत्व को सीखा। पूर्वाग्रह का मुकाबला करने और भविष्य के अत्याचारों को रोकने में शिक्षा और आलोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध की राख से दुनिया एक नया रास्ता बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हुई, जो सहयोग, कूटनीति और कानून के शासन पर आधारित हो। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के सिद्धांत पर की गई थी, जो भविष्य के संघर्षों और अत्याचारों को रोकने की सामूहिक इच्छा का प्रमाण है। भाग 10, कभी मत भूलना, प्रलय को याद रखने का महत्व। हिटलर के आतंक के शासन की गूंज 21वीं सदी में भी गूंजती रहती है। यहूदी विरोधी, नस्लवाद और असहिष्णुता के अन्य रूप जारी हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि न्याय और समानता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पीड़ितों को याद रखना, अतीत से सीखना और घृणा के सभी रूपों का सक्रिय रूप से मुकाबला करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रलय को याद करके और पीड़ितों का सम्मान करके
हम एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हमें सभी प्रकार की घृणा और भेदभाव के प्रति सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के अत्याचार दोबारा कभी न हो। नेवर अगेन शब्द केवल एक नारा नहीं होना चाहिए, वे पूरी मानवता के लिए कॉल टू एक्शन होने चाहिए।